हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास सिक्स्थ का ज्योग्राफ़ी हमारा कंप्लीट हो गया। आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्लास सेवेंथ का ज्योग्राफ़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफ़ी में ऑलरेडी दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलावे हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब अर्थ का जो सेफ है, अर्थ पे जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्ट्रक्चर माउंटेन का हो, प्लेट्यू का है, या कोई भी और स्ट्रक्चर हो, या अर्थ का इनर पार्ट का भी बात करो, वो भी ऐसा नहीं कि जैसे पहले था अर्थ बनने के समय वैसा ही अभी भी है। बहुत सारे फोर्स काम करते हैं जिसके कारण अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज होता है। बहुत सारे एजेंट है जो अर्थ के स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करते रहते हैं, एक नए स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा से तीसरा, तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे कि भाई कौन देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं। कोई चेंज करता है स्ट्रक्चर में ए से बी, तो कोई ना कोई प्रोसेस बीच में लगता होगा। कोई प्रोसेस लगता है यानी कोई फोर्स काम करता होगा। जैसे माउंटेन इरोड कैसे होता है, कोई ना कोई भाई फोर्स लग रहा है ना। और नीचे से वोल्केनो कैसे आती है, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है। अर्थक्वेक आते हैं, ये सब कोई ना कोई किसी न किसी फोर्स के कारण होता है, जिसके कारण अर्थ का स्ट्रक्चर जो पहले था वैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ का कोई भी स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है। इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। उसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पे भी अपना क्वेरी सेंड कर सकते हो कि क्या आपको अच्छा लगता है, किसका वीडियो आपको चाहिए। उसके अलावा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। उसके बाद हमने दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। पहला इन्वायरमेंट के बारे में था, बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये पूरा बुक ही ऑल इन्वायरमेंट के बारे में है। तो सारा चैप्टर रिलेट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद इनसाइड द अर्थ हमने डिस्कस कर लिया था सेकंड चैप्टर, जिसका अभी हम यूज करेंगे थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जिसमें हमें इनसाइड द अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे आवर चेंजिंग अर्थ। ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है लिथोस्फेरिक प्लेट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। तो भाई सेकेंड चैप्टर में लिथोस्फेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार ही और बताता हूँ। देखो, जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये अर्थ का सेंटर होगा, क्योंकि हम छोटा सा शेप ले रहे हैं ताकि समझने में, अर्थ का सेंटर होगा। तो अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद आता है ये पार्ट है मेंटल का, और ये पार्ट है कोर। कोर में दो है, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। और इसके अलावा मेंटल में भी दो पार्ट है, एक है आउटर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। तो आउटर मेंटल और क्रस्ट को मिला के एक इसको अगर हम एक साथ जोड़ें तो इसको हम बोल सकते हैं लिथोस्फेयर। इसी बीच यहीं पे एस्थेनोस्फेयर है, जिसको हम थोड़ा ऐसा फॉर्म जो कि लिक्विड टाइप का है, एस्थेनोस्फेयर। तो इन दोनों प्लेट को हम आपस में मिला के बोल सकते हैं लिथोस्फेयर। तो ये जो पार्ट है अपर, जो क्रस्ट और अपर मैंटल दोनों मिला के जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये बहुत जो स्फेयर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा अर्थ का एक ही प्लेट जुड़ा हुआ है। तो सब छोटे छोटे प्लेट में, कोई इतना बड़ा, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। तो ये सब क्या करते हैं, और ये सब जब छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ है तो मूव करते रहे, आपस में मूव करते रहते हैं। मूव कैसे करते हो हम बताऊँगा मैं अभी। लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट जो होते हैं ये मूव करते हैं, लेकिन बहुत स्लो मूव करते हैं। अब क्वेश्चन होता है मूव कैसे करते हैं। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल है कि एक आप कोई पेपर पैलेट ले लीजिए यहाँ पे। अब नीचे से आग लगाते हो तो ये पिघलता है ना, पिघलने के कारण, क्योंकि ये बॉयल होगा तो ये पिघलेगा ये वाला। तो पिघलने के कारण जो इसका पार्ट होता है, जो ड्रॉप ये पार्ट होता है इसका
पैलेट का, वो क्या होता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाता है क्यों? क्योंकि इसको गर्मी का फील हो रहा है, गर्मी का फील हो रहा है। वार्म चीज़, जो गर्म चीज़ होती है ऊपर जाती है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे आकर नीचे गिरने लगता है, यानी इसको इधर कूल मिलता है, मतलब यहाँ ठंडा मिलता है, इधर ठंडा मिलता है। सेम यही अर्थ के अंदर होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि देखो ये वाला फिगर देखो, मैंने बताया था अर्थ का शेप, तो सबसे टॉप पे है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर। ये तो इसमें तो कोई क्लियर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आउटर जो क्रस्ट है, और क्रस्ट और अपर मेंटल वो दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो कि लिथोस्फीयर है, ये ठीक है। अब क्या है, नीचे से क्या होता है, नीचे से एनर्जी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे एनर्जी गई, यहाँ से एनर्जी गई, यहाँ वार्म है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसको यहाँ से अब निकल सीधे नहीं सकता, क्योंकि इतना फोर्स, क्योंकि हर जगह रीज बनने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से वोल्केनो टाइप का ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे जो रॉक है उसको एक्यूमुलेट करेंगे ना, जिसके कारण माउंटेन टाइप का बनता है, छोटा सा माउंटेन। तो इसको हम बोलते हैं मिड ओसेनिक रीज, या सिंपल रीज बोलते हैं, मिड ओसेनिक रीज, आप बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब इधर जाता है, इधर जाता है, जब एक कूल होता जाता है तो नीचे गिरने लगता है, फिर नीचे ऐसे आ जाता है। तो ये साइकिल बना लेती है, जिसको हम कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं, कन्वेक्शन साइकिल। क्लियर? तो कन्वेक्शन साइकिल कहाँ पे होता है, लोअर मैंटल में होता है, लोअर मैंटल में होता है, या बोल सकते हैं लोअर मैंटल और अपर मैंटल के जॉइंट पे होता है। क्लियर? तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब देखो इसी में हम और समझ लेते हैं कि मान लो ऐसे हो सकता है, ये एक प्लेट है, प्लेट में अगर इधर से एनर्जी लगाएंगे तो कुछ फोर्स इधर इसको धक्का देगा ना, तो ये वाला प्लेट थोड़ा इधर खिसकेगा ना, थोड़ा प्लेट इधर आ जाएगा ना, तो यही होता है, इसके कारण ये वाला प्लेट इधर आएगा। जो इस पे पुल फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा, थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, तो इसके कारण यही प्लेट है जिस पे सारे, और प्लेट ऐसा नहीं प्लेट के ऊपर सिर्फ लैंड बॉडी होगा, प्लेट के ऊपर लैंड बॉडी, वाटर बॉडी, कुछ भी हो सकता है, प्लेट के ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये अपने जगह से थोड़ा स्लाइड करेगा ही करेगा। क्लियर? क्योंकि फोर्स लग रही है, कन्वेक्शन सेल्स के कारण फोर्स लग रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत स्लो का, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा जो है, ये मोल्टन मैग्मा इनसाइड द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। आपको इस एक्टिविटी में पता चल गया। तो अब क्या है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंजेज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब इस मूवमेंट के कारण अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इसको तो हम मान लेंगे भाई इंटरनल फोर्स लगा, लेकिन और भी ऐसे फोर्स है जो एक्सटर्नल है, यानी एक्सोजेनिक फोर्स है। देखो, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, जो कि इन पे कॉज करते हैं। भाई अर्थ के स्ट्रक्चर पे जो फोर्स लगता है, जिसके कारण अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो दो टाइप के होते हैं। एक इंटीरियर से लगते हैं, जैसे इंटीरियर से लगा उसको एंडोजेनिक बोलते हैं। एक्सटीरियर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे रिवर आ रही है, यहाँ के अर्थ को यहाँ के बहा के ले जा रही है, यहाँ से इरोड करके ले जा रही है, तो ये बाहर से कोई एजेंट आया और इस पर फोर्स लगाया ना, तो इसके ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दो फोर्स होते हैं, इसको थोड़ा हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अर्थ मूवमेंट हुआ, एंडोजेनिक फोर्स हुआ। एंडोजेनिक में दो टाइप का हो सकता है, एक सडन होगा, एक बहुत धीरे धीरे होगा, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जिसको बोलते हैं। सडन का मतलब वोल्केनो आया, पूरा तबाह कर दिया। लैंडस्लाइड होता है, बहुत तबाह कर। लैंडस्लाइड किसके कारण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे लैंडस्लाइड ऐसे गिरता रहता है, इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं ना, तो इसलिए नीचे गिरता है। और भी बहुत फैक्टर काम करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। वोल्केनो आपको पता है, एनर्जी बाहर निकलेगा, एनर्जी बाहर निकलेगा। तो जो मैग्मा अगर बाहर, देखो मैग्मा धरती के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो धरती के बाहर आ गया तो उसको लावा बोलते हैं, लावा। उसके बाद अर्थक्वेक आपको पता है, नीचे से कहीं पे ऐसा एनर्जी जनरेट होती है और वो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे अर्थक्वेक आता है। डायस्ट्रोफिक फोर्स कौन होता है, जिसमें बिल्डिंग माउंटेन बिल्ड होता है। आपको क्लास 6 में मैंने बता रखा है
कि जब दो प्लेट मान लो अगर टकराती है, तो आपको ये तो पता है कि प्लेट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से टकरा गई, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे, करोड़ों साल लग जाते हैं। यहाँ दोनों इसको टकराया, फिर क्या हुआ, यहाँ से रॉक एक्यूमुलेट होने लगा, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हुआ, तो धीरे धीरे हाइट ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो माउंटेन का बिल्डिंग एक डायस्ट्रोफिक फोर्स है, लेकिन है तो एंडोजेनिक ही भाई, अंदर से ही तो रॉक इन ऊपर आ रहा है ना। अब एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सिर्फ यहाँ का इरोड कर दूंगा। भाई इरोड किया तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन क्या होगा, कहीं आएगा वही पर्टिकुलर रॉक, तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ भी तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना। तो इरोजन और डिपोजिशनल दोनों एक्सोजेनिक फोर्स से होते हैं, मतलब फोर्स के कारण ये पर्टिकुलर चीज़ होता है। तो रिवर के कारण होता है, आपको पता है रिवर एक जगह की मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह डाल देती है, पहाड़ से मिट्टी को और मिनरल्स को लाती है और प्लेन्स में डाल देती है। उसके बाद विंड के कारण, सी के वेव्स के कारण, मैं आपको 2-3 डिफरेंस बताऊंगा अगर इस टॉपिक में चलेंगे तो, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। वाटर के जब चैप्टर में जाएंगे तो उसमें हम बताऊंगा वेव, टाइड और करंट में डिफरेंस। आप कंफ्यूज होते होंगे बार बार, तो ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए है, क्योंकि उसमें वाटर के बारे में डिस्कस करना है, ग्लेशियर के बारे में है। तो ग्लेशियर ये सब क्या करता है, इरोजन और डिपोजिशन करता है। अब देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। भाई वोल्केनो क्या करता है, सडनली आता है, लेकिन लैंडस्लाइड कभी कभी देखते हो, लैंडस्लाइड बहुत साल लग जाते हैं, यहाँ से स्लाइड करके यहाँ आने में बहुत साल लग जाते हैं। अगर कोई और फोर्स बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे यहाँ का, जैसे ये रॉक है, इससे कुछ नीचे आना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया जिसके कारण ये रॉक यहाँ पे रुक ही नहीं पा रहा, नीचे आ गया। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, फिर वाटर का और भी बहुत सारे फोर्स लगने लगे, तो ये सडन हो सकता है, लेकिन लैंडस्लाइड बहुत स्लो होता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन होता है ना, अर्थक्वेक वोल्केनो से मास डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखते हैं वोल्केनो के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। भाई यहाँ पे मटेरियल है, ये मेंटल के अंदर है, आपको मेंटल मैग्मा चैम्बर मेंटल की क्रस्ट से नीचे होता है, क्योंकि क्रस्ट तो सॉलिड पार्ट है ना, तो वहाँ पे मोल्टन मैग्मा, क्योंकि और क्रस्ट पे होना, ये क्रस्ट पे इतना वोल्केनो का मैग्मा चैम्बर होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि क्रस्ट पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ना होता है। जितना नीचे जाओगे तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा तो उसका उतना नीचे होने का मतलब, उतना नीचे करने का मतलब है, ऐसे अर्थ की बात करें तो ये नीचे आने का में उतना मैग्मा मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो जब ऊपर आएगा, ऊपर ऐसे आता निकलता है, तो इसके साथ गैसेस और एस बाहर आता है क्रेटर के थ्रू, क्रेटर। और अब वेंट वो रास्ता होता है जिससे बाहर निकलते हैं, और जब ये धरती के बाहर आ जाता है तो इससे फैलने लगता है, उसको लावा बोलते हैं। वेंट पता है क्या हुआ, जिस रास्ते से आता है, ये भी वेंट है और ये लावा। क्लियर। और एक और चीज़, वोल्केनो भी अलग अलग टाइप के होता है किसी में इतना ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं कि क्रेटर को उखाड़ के ही फेंक देते हैं। क्रेटर को उखाड़ के बताने कि यहाँ पे गड्ढा कर दे, इतना तेज़ी से नीचे से फोर्स लगा के आए रहते हैं कि उसको बस बाहर निकलना रहता है। और कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार से मूव करते हैं, जैसे इसी की बात कर लो, यहाँ पे कितने प्यार से निकला और धीरे धीरे उतर गया, मतलब ये ज़्यादा लिक्विड पोर्शन इसमें ज़्यादा होगा। क्लियर। Similar, when the lithospheric plate move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. ये तो आपको पता ही है भाई। नीचे पे आपका, चलो इसके फिगर से आपको बताता हूँ, हाँ यही आ गया ना। तो अर्थक्वेक, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, इसको फोकस बोलते हैं, और एक और नाम है इको सेंटर भी बोलते हैं। इको सेंटर, ठीक है, अब देख लेना इको सेंटर है या एक और नाम है इसका,
वो देख लग सकते हो, लेकिन समझो इसको फोकस वहाँ पे मान लो जहाँ से अर्थक्वेक अकर्स हुआ है, जहाँ पे अर्थक्वेक पता चला है, और जहाँ से इसको हम सिस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं, सिस्मिक एनर्जी अर्थक्वेक को। इसीलिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट करता है, तो दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस ऑफ द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ पे स्टार्ट होता है भाई यहीं पे स्टार्ट हुआ ना, तो इसको फोकस बोलते हैं। और सबसे पहले जहाँ पे आता है, जो एकदम टॉप पे होता है, फोकस के जिस सीधा स्ट्रेट लाइन पे ऊपर होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब, और भाई यहाँ आया, फिर यहाँ मूव किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ध्यान देना, जब नीचे से ऊपर तक पहुंचता है अर्थ के, क्योंकि मान लो ये अर्थ का एक छोटा सा पार्ट मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ तक जाने में जो वेव होती है उसको बोलते हैं पी वेव और एस वेव, इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। और यहाँ पे होती है उस, फिर यहाँ पे आई, फिर ऐसे ऐसे जाएगी ना चारों तरफ, उसको बोलते हैं सरफेस वेव और एल वेव। क्लियर? अब बताता हूँ क्या होता है दोनों में। हाँ देखो, पी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि वेव का डायरेक्शन है कैसे, मान लो वेव का डायरेक्शन है ऐसे, सॉरी एनर्जी का डायरेक्शन है ऐसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है इसको एनर्जी, लेकिन जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। वेव ऐसे मूव करते हैं ना, ऐसे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि जाना है इसको ऐसे और वेव ऐसे मूव कर रहा है, तो वेव का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और जो एनर्जी जा रही है उसका डायरेक्शन है इधर की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसलिए एस वेव इसको बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई इसको जाने में, जाना था इसको ऐसे, अगर सिंपल ऐसे जाता तो इसको कम टाइम लगता, लेकिन ऐसे जा रहा है, कितना स्लोली जाएगा। तो यानी इससे हम क्लियर पता कर सकते हैं कि भाई पी वेव तो पहले पहुंच जाएगा, तो यानी सबसे पहले अर्थ सरफेस पे पहुंचने वाला वेव है पी वेव। तो पी वेव जल्दी पहुंच जाएगा, और पी वेव हर मीडियम में मूव करता है, इवन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लेकिन एस वेव होता है सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। तो जैसे ही लिक्विड आएगा ना, तो एस वेव पास ही नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ तो ठीक है। और उसका एल वेव क्या होता है, जब सरफेस पे पहुँच गया उसके बाद मूव करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पे अब ऐसे मूव करना है इसको, एस पे। तो एस वेव सबसे ज़्यादा आपको नहीं लगता डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि सब कुछ तबाह कर सकता है। नीचे से तो ऊपर आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर आने के बाद बिल्डिंग वगैरह सबको तोड़ने का काम कर सकता है एस, जो सरफेस वेव होता है, जिसको एल वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम थोड़ा उपाय अपना लें। कुछ उपाय जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक केस स्टडी दी है कि अर्थक्वेक से क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह का डेथ हो गया, उसके बाद भुज में बहुत सारे फ़ोन लाइन वगैरह सब, वाटर पाइपलाइन सब डिस्ट्रक्ट हो गया, फायर हो गया, आग लगे, इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। तो इतना सब कुछ होने के बाद तो समझो कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो गया, सब कुछ, इतने लोग मर रहे हैं, और बहुत लोग तो ऐसे का डेथ हुआ होगा हमें पता भी नहीं चला होगा। तो यहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक था जिसका 6.9 था रीचर स्केल पे। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा भैया रीचर स्केल क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक सिस्मोग्राफ मैंने बताया था, सिस्मोग्राफ होता है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करने वाला मशीन होता है। उसके अलावा एक और होता है जिससे अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड, मतलब कितना हार्ड है, मतलब जिससे हायर मैग्नीट्यूड का मतलब वो ज़्यादा परेशान करेगा, ज़्यादा कोलैप्स करेगा लोगों को। तो एक और चीज़, अगर अर्थक्वेक 5 का हो, 5 से ज़्यादा कहो तो बहुत डैमेज करता है। तो यानी जो अर्थक्वेक 5.0 होता है ना मैग्नीट्यूड वाला,
और एक है अर्थक्वेक 6.0 मैग्नीट्यूड। तो इससे ऐसा नहीं बोल सकता इससे थोड़ा ज़्यादा होगा भाई, इस यहाँ पे जितना अर्थक्वेक आया ना उससे 10 गुना अर्थक्वेक यहाँ पे होगा। अब इस पे जहाँ हुआ तो 7.0 पे इससे 10 गुना होगा। तो समझो 6.9 अर्थक्वेक ने इतना तबाह कर दिया, तो 7 आएगा, 7.8 आएगा, तब तो बहुत कुछ ख़त्म कर सकता, ऑलमोस्ट बहुत कुछ ख़त्म कर सकता। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, एक और है इंस्ट्रूमेंट, उससे हम इंटेंसिटी नापते हैं अर्थक्वेक का, आपको वो बताना है इंटेंसिटी। चलो आपको हिंट देता हूँ, एम से शुरू होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जो अभी तक हम एंडोजेनिक फोर्स वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एक्सोजेनिक फोर्स डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत सारे लैंड फॉर्म में चेंज आते हैं। तो बहुत आसान है, 2-3 टॉपिक है, लेकिन अच्छे से डिस्कस करेंगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको डिस्कस करेंगे।